अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज है संडे और मैं चाहता था कि आज जो है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था और उसका पेपर जो है उन्होंने अटैम्प्ट किया, कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश का जो पेपर था वो उन्होंने अटैम्प्ट किया और उनके मार्क्स जो हैं उस रेंज में आ रहे हैं कि जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि वो इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो उन लोगों के लिए ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पे है। और बाकी तमाम लोग जो कि पीपीएससी के हवाले से या एफपीएससी या किसी भी और टेस्टिंग सर्विस के जो पेपर्स हैं वो दे रहे हैं और फ्यूचर में गवर्नमेंट सेक्टर में वो एंटर होना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंशाल्लाह इंतहाई जो है वो मददगार होगी, मददगार साबित होगी। तो चलें जी, बगैर किसी डिले के इसका आगाज़ करते हैं। मैं पहले भी सब इंस्पेक्टर के हवाले से बहुत सारा जो है वो कंटेंट बना चुका हूं, तो इस बार ख़ास तौर पे इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस कुछ शेयर किए थे और मेंबर्स के बारे में बताया था, पैनल्स के बारे में बताया था, इन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था तैयारी के हवाले से, कि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं जो आपकी लाइफ के हवाले से होते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, अगर आप देखते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इसमें जो रेंज है, एज लिमिट जो है वो खासी कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर जॉब्स जो आती हैं, पोस्ट जो आती हैं। इसमें 21 से लेकर 25 साल तक के लड़कियां और लड़के जो थे वो एलिजिबल थे। तो कम से कम आप लोग अपनी जो ज़िंदगी के हवाले से जो बेसिक चीज़ें, मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी आपके अंदर अच्छी खूबियाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत सारी खूबियाँ बता देते हैं कि जी लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ ताउन करना, इस तरह मैं डिसिप्लिन का ख्याल रखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए कि जी बताएं कोई ऐसा वाक़या कि आपने किसी इंसान की एक्चुअली में हेल्प की हो, तो उसमें फिर आपको कम से कम 1 या 2 इंसिडेंट इस तरह के आप लिख कर रख लें, ताकि वहाँ पे जाकर आपको अल्फाज के चुनाव में मुश्किल पेश ना आए कि आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और आपके अंदर बुराइयाँ क्या हैं। बहुत सारे लोग बुराइयों के मामले में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी हमारे अंदर कोई भी बुराई नहीं है। इस तरह से हरगिज़ आपने नहीं करना। जो चीज़ आपके अंदर बुरी है वो ऑनेस्टी के साथ आप बिल्कुल बताएं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं और आपको इस हवाले से कोई इतना ज़्यादा वो मतलब ग्रिल नहीं करेंगे। हर इंसान के अंदर उनको पता है कि शॉर्टकमिंग्स होती हैं, तो इसका इतना ज़्यादा कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी बुराइयाँ खुदा न खास्ता अगर आप में पाई जाती हैं, तो वो इंटरव्यू में जाके आप उनको रिकॉल ना करें, बल्कि इनको लिख लें ताकि वहाँ पे आप जाके इसको रिप्रोड्यूस आसानी से कर सकें। तो ये क्वेश्चन था जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं चाहता था कि कम से कम आप लोगों को इसके हवाले से पता हो। दूसरे नंबर पर ये बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू एज़ कम्पेयर टू द अदर जो पोस्ट होती हैं उनके इंटरव्यू से आसान होगा, क्योंकि एज लिमिट कम है, 21 से 25 साल के लड़के लड़कियां, लेकिन आप लोग ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट्स को जो ट्रीट किया जाता है पीपीएससी की जानिब से, वो अडल्ट को बिल्कुल इक्वली ट्रीट करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज 20 साल है या आपकी एज 50 साल है, क्वेश्चन का लेवल हमेशा पीपीएससी जो है वो सेम ही रखेगा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे जी, क्वेश्चन आपसे जो किए जाते हैं बेसिक आपके हवाले से, वो किस नौइयत के हो सकते हैं। एक तो ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो गई, दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली के हवाले से, आपने अपनी फैमिली के हवाले से, अपने सिबलिंग्स के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब्स, या वो मैरिड हैं तो वो, अगर आप नहीं बताना चाहते किसी हवाले से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली में बहुत सा होता है कि फ़ीमेल मेंबर्स की आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो आप ये बता सकते हैं कि जी हम इतने भाई हैं और इतनी बहनें हैं, और बस इसको यहीं पे ला के मुख्तसर कर देंगे। फिर वो अगर उन्होंने डिटेल जाननी हुई तो वो आपसे पूछ लेंगे कि जी अच्छा बाकी के बहनें भाई क्या करते हैं, तो फिर आपको उसके बताना पड़ेगा। लेकिन आप इसको मुख्तसर रख के इस तरह से बड़ा स्मार्टली अवॉइड कर सकते हैं कि जी वी आर 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, 1 ब्रदर 4 सिस्टर, इस तरह करके आप इसको आगे पास ऑन कर सकते हैं। अगर उनको डिटेल जाननी है तो वो जान लेंगे आपसे। उसके बाद जी फैमिली के हवाले से, आपके पेरेंट्स की जॉब, अगर वालदा साहिबा जो है होम मेकर हैं, आपने हाउसवाइफ नहीं कहना, वालदा साहिबा के हवाले से होम मेकर कहना है जब भी ये वर्ड यूज़ करना है। और वालिद साहब के हवाले से वो कोई कारोबार करते हैं, वो कोई जॉब करते हैं, या कोई इस तरह कोई एक्टिविटी है, या वो रिटायर्ड हैं, या वो फार्मिंग करते हैं, तो कुछ भी जो हो ऑनेस्टली आपने उनको बता देना। बिल्कुल भी आपने वहाँ पे
इस तरह से नहीं करना कि जैसे आप कोई रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, या इस तरह से भी नहीं करना कि बिल्कुल आप एक हैंड टू माउथ फैमिली के पर्सन हैं कि जिससे आप सिंपथी गेन करना चाहते हैं पैनल की। बस आपने इस तरह से रहना कि जैसे बिल्कुल आप एक मिडिल क्लास के पढ़े लिखे नौजवान हैं, खातून हैं या मेल हैं या फीमेल हैं, जिस तरह भी हैं, तो इस तरह से आपने उनको शो कराना कि आप बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। दूसरे नंबर पर आपकी हॉबीज़ के हवाले से बहुत सारे लोग फ़ौरन जाते ही बता देते हैं कि जी गार्डनिंग मेरी हॉबी है, जी कोई कुकिंग मेरी हॉबी है। गार्डनिंग और कुकिंग के हवाले से आपको बताता चलूँ कि एक इंटरव्यू के अंदर ये रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक खातून थी, एक लड़की थी, साहिबा थी, जिन्होंने जाके पैनल के सामने अपनी हॉबीज़ में ये बताया कि जी उनकी फेवरेट हॉबी है कुकिंग करना। तो पैनल ने कहा जी बहुत अच्छा। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, बताएं जी किचन में इस्तेमाल होने वाली बेसिक अशिया कौन कौन सी हैं। उन्होंने जवाब दिए, जो भी होता है, स्टोव हो गया, पैन्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गई, किचन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, वो भी उन्होंने बता दी। फिर उन्होंने पूछा आपका फेवरेट शेफ़ कौन सा है, उन्होंने शेफ़ का भी बता दिया। उन्होंने कहा जी उस शेफ़ की कोई मशहूर बुक है, उसका नाम बताएं। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ी हुई को। तो फिर फेवरेट कैसे हो गया आपका जब आपको उसके बारे में पता नहीं। क्रिकेट के बारे में भी अगर आपने बताना है मेरी हॉबी है, तो उसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हॉबी से मुराद ये नहीं होती सिर्फ कि एक आपकी हॉबी है और आपने जवाब दे दिया कि जी मेरी हॉबी स्पोर्ट्स या क्रिकेट खेलना। आपको फिर उसकी पर्सनैलिटीज़ का पता हो, कौन सा अच्छा क्रिकेटर है, पुराने नए क्रिकेटर कंपैरिजन करें, कौन से रीसेंट मैचेस हुए, इवेंट हुए, कितने वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीत चुकी है, मतलब मेन जो चीज़ें हैं, कौन कौन किसी खिलाड़ी का आपको पूछा जा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच का पूछा जा सकता है, पाकिस्तानी प्लेयर पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ एज अ कोच सर्व कर रहे हैं, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस हवाले से। गार्डनिंग के टूल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मूवीज़ का अगर आप बताएंगे, फिल्मों का बताएंगे, तो आपसे फिल्मों के बारे में पूछेंगे, वो डिटेल से पूछेंगे। अच्छा जी बताएं कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन सी जॉनराज होते हैं फिल्मों के। उसके बाद अगर आप लोग बुक रीडिंग का बताएंगे तो आपको अपनी फेवरेट बुक बतानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग फेवरेट बुक के हवाले से कुरान मजीद कहकर इस बात को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर वो कुरान के अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि कुरान की बेहतरीन तफसीर किन की है, कुरान में जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन से हम्बली, शाफी, मालकी, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं, इनके पायनियर कौन कौन से हैं। सिलसिले बताने पड़ेंगे आपको पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, चिश्तिया सिलसिला हो गया, सोहरवर्दी सिलसिला हो गया, बहुत सारी डिटेल। फिर आपकी हॉबीज़ पे ही आप अगर वहाँ पे स्टक हो जाएंगे तो बड़ा बैड इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए दूसरी चीज़ों को तैयार करने से पहले अपने आप को ज़रूर तैयार करें पहले। तीसरे नंबर पे बड़ा क्वेश्चन आपके डोमिसाइल के हवाले से होगा। डोमिसाइल में आपकी जो सिटी होती है उसके बारे में लिखा होता है, तो आपको अपनी सिटी के हवाले से, उसके जोग्राफिया के हवाले से कि आप नॉर्थ से हैं या साउथ से हैं, आप ईस्ट से हैं या वेस्ट हैं, कौन सी डायरेक्शन से आप बिलोंग करते हैं, आपके शहर की बड़ी फसलें कौन सी हैं, वहाँ पे कितनी नहरें हैं, वहाँ पे कोई दरिया है या नहीं है, दरिया जो फ्लड आया आपका एरिया का फ्लड अफेक्टिस में आता है या नहीं आता। मतलब ये कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने शहर के हवाले से, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल हस्ती अगर फेमस है आपकी शहर की तो उस चीज़ के हवाले से भी आपको जानना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो जाके आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि पुलिस रूल्स, पुलिस एक्ट और आईन पाकिस्तान में आर्टिकल जो है 6, 10, 10A 8 से 28 आर्टिकल्स हैं। आपकी लैंग्वेज का आर्टिकल पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के हवाले से, अमेंडमेंट के हवाले से, ये बेसिक चीज़ें आपने लाजमी तैयार करनी है। प्लस आपने PPC में जो सज़ाओं का है, पाकिस्तान पिनल कोड, इसकी डेट पता होनी चाहिए, ये कब नाफिज हुआ। उसके अलावा CRPC कब नाफिज हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें आपने फिर अरेस्ट के हवाले से, वारंट के हवाले से और जो भी चीज़ें इस हवाले से जो कंप्लाइंस होती है जुर्म के हवाले से, मेन टाइप्स आपको जराइम की पता होनी चाहिए, रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसके अलावा हर्ट का, अगर कत्ल की भी काइंड्स आप पता कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी बेहतर है। लॉ के स्टूडेंट को इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, सहूलत हो जाएगी कि उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी होती हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस का एक डिपार्टमेंट नहीं है, पंजाब पुलिस के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, स्पेशल ब्रांच है। इसके अलावा भी रिसेंटली क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD बना है। CCD के हवाले से भी आपने बताना है कि अगर आपको CCD में जाने का मौका मिले या CCD किस तरह का काम कर रहा है, तो इसके हवाले से नेगेटिव पॉइंट आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी किस्म का आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा हो, बट आपने CCD में कोई भी चीज़ नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करनी।
उसके बाद जी वायलेंस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि वायलेंस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और इसके अलावा पुलिस की हिरारकी जो है, आईजी पंजाब हो गए, एडिशनल आईजीज हो गए, उसके अलावा आप सीसीपीओ, सीपीओ, आरपीओ, डीपीओ, एसपी, एसएसपी, ऑपरेशन में क्या फ़र्क है, एडमिन में क्या फ़र्क है, एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है उसका हेड कौन सा होता है, डीपीओ साहब आपके अपने इलाके के जो डीपीओ है उनका नाम पता होना चाहिए, आरपीओ जो है उनका पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने रीजन के हवाले से आपको अपनी भी हिरारकी का पता होना चाहिए कि एज सब इंस्पेक्टर आपकी प्रमोशन क्या होगी, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर डीएसपी बनेंगे, फिर अगर आपको चांस मिलता है तो उसके बाद आप इंशाल्लाह एसपी बन जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, आपको पे भी पता होनी चाहिए, पे स्केल भी पता होना चाहिए अपना, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद ये आ जाता है आपका जीके का पोर्शन, जनरल नॉलेज में बेसिक इस्लामियात, और आप उसके अंदर कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी। बेसिक आपने सिर्फ मैप को एक दफ़ा स्टडी करना है। करंट इश्यूज आपको कुछ बता देता हूँ, फिर आप अगर कमेंट्स में पूछेंगे तो मेरा ग्रुप, उसका लिंक भी मैं साथ दे देता हूँ, फ्री ग्रुप है। उसके अंदर जब भी मैं मतलब मेरे पास अवेलेबिलिटी हुई और मैं टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा करंट इश्यूज़ के हवाले से टॉपिक्स। कुछ आपको बता देता हूँ जिनको अभी से तैयार कर लें। पाक अफ़गान जो है इशू चल रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर थी वो उस पर तैयारी करें, उसका नाम क्या था वॉर का। उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर था, हमारी तरफ से ऑपरेशन का नाम जो था बुनियान अल मरसूस था। कुरान की कौन सी आयत में है बुनियान अल मरसूस का वर्ड जो यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या बनता है, क्या इस नाम से पहले भी कभी ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह ताला ने किस सेंस में ये हमें इंसानों तक ये चीज़ पहुंचाई है कि बुनियान अल मरसूस का वर्ड अल्लाह ताला ने कुरान में किस तरह से इस्तेमाल किया है और कैसे उससे हम क्या चीज़ अखज़ करते हैं कि हम फिर हर किसी के साथ लड़ेंगे, किस तरह से ये वर्ड यूज़ होगा। तो ये सारा कुछ इसमें आपने पॉजिटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। फिर फ़लस्तीन का और इसराइल का जो माहिदा हुआ है उस हवाले से आप तैयारी करें। और फ्लड का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ख़ास करके वो लोग जो कि लाहौर के रहने वाले हैं, रावी किनारे, और दूसरे लोग जो कि फ्लड इफेक्टेड एरिया साउथ के लोग। ठीक है जी, तो ये थी इन्फॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर के हवाले से। अब थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, वीडियो आई नो कि लंबी हो रही है, लेकिन ज़रूरी है कि इसी वीडियो के अंदर ये चीज़ें मैं शेयर कर दूँ। इसके अलावा SCEO के पेपर पे थोड़ी सी बात करते हैं। SCEO के जो पेपर हैं, ये पेपर जो हैं वो एवरेज किस्म के आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जा रही हैं, लॉ के हवाले से सेक्शंस पूछे जा रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो है इतने ज़्यादा तो नंबरों से लोग पास नहीं होंगे। पासिंग की जो रेंज है वो 40 से लेकर 55-70 तक भी लोग नंबर ले जाएंगे, लेकिन ये फाइनल मेरिट में इतना ज़्यादा काउंट नहीं होगा। आपके जो आगे आने वाले पेपर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आपने इसको 40 नंबर लेकर सिर्फ पास करना है, क्योंकि लॉ का पेपर बहरकैफ बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। नायब तहसीलदार के हवाले से इसकी 52 सीटों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो 52 सीटें हैं नायब तहसीलदार की, अब आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि 26 जो हैं, मोर देन 20 नायब तहसीलदार जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं। वो सीटें भी इंशाल्लाह जो हैं वो आएंगी, लेकिन फ्यूचर में आएंगी। फ़िलहाल ये 52 सीटें हैं, नवंबर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ऐड आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इशू के ऊपर के गवर्नमेंट ने 2018 का जो एक्ट है वो ख़त्म कर दिया। इस पर मैंने एक जामे वीडियो बनाई हुई है, लास्ट वीडियो जो इसके ऊपर, वो ज़रूर देख लें। अब जितनी भी जॉब्स आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। एक बात चीज़ वादा कर दूं कि पहले भी लोग 60 साल तक नौकरी कर रहे थे, अब फ्यूचर में भी करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या चीज़ ख़त्म की है, पेंशन ख़त्म की है, रिटायरमेंट ख़त्म की है, बाकी सारा कुछ वैसे है। तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, उसकी वजह यह है कि लमसम में तनख्वाह जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। एकेडमिक मार्क्स का खात्मा यकम जनवरी से इसका 100% हो जाएगा। एकेडमिक मार्क्स काउंट नहीं होंगे। उसके बाद PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का जो रिज़ल्ट है नवंबर मिड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है ये जो वीक है इसी के एंड में आ जाए, या नवंबर मिड तक तो इंशाल्लाह ये आएगा। और तहसीलदार चीफ ऑफिसर का रिज़ल्ट भी इसी महीने के अंदर, नवंबर के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रिज़ल्ट ऑलमोस्ट कंपाइल होने की स्टेज पर ही हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। होपफुली कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत कारआमद होगी। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।